तो वेलकम गाइस। आज हम एक नई क्लास शुरू करने वाले हैं। नई क्लास, नई चीज़ें और नया सब्जेक्ट। ठीक है, जिससे कि आपने देखा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा मैक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। तो सीधी सी बात है, ये एक 12th क्लास की क्लास होने वाली है। ठीक है, जिसमें हम 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स पे फुल फोकस करेंगे, जिसके बाद हम इंडियन डेवलपमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक बेस एक तरह से वीडियो रहेगी और आने वाले टाइम में ही इकोनॉमिक्स के ऊपर वीडियोज आएंगी। तो ये है हमारा क्लास 12th। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में तो पता ही होगा। तो जैसे कि मैं बेसिकली बता देता हूँ, इकोनॉमिक्स बेसिकली इसका हिंदी में मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पे ऊपर डिपेंड होता है। इसको कंट्रोल कौन करता है? मार्केट कंट्रोल करती है और कंज्यूमर कंट्रोल करते हैं। जैसे कि कंज्यूमर जिस चीज़ की डिमांड करते हैं उसी चीज़ की सप्लाई या प्रोडक्शन की जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को 10 रुपये वाला बिस्किट चाहिए तो कंपनी वाले केक थोड़ी बनाएंगे। सीधी सी बात है, मुझे बिस्किट की जरूरत है, कंपनी वाले बिस्किट बनाएंगे क्योंकि उनको उसमें फ़ायदा है। हम अगर डिमांड करते हैं, ठीक है, हम अगर डिमांड करते हैं उसी हिसाब से सप्लाई होती है। अगर हम डिमांड ज़्यादा करते हैं तो सप्लाई भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हम डिमांड कम करेंगे तो सप्लाई ज़्यादा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो भी कम हो जाती है। तो ये सबका सब कंट्रोल होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स तो मतलब पता है, माइक्रो इको का मतलब बेसिकली होता है, जैसे आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा, जिसका बेसिक का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, यानी छोटे छोटे जो जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव जो होते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ ऐसा ही है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब, अब सीधी सी बात, इकोनॉमिक्स पूरे उसके लिए कंट्री के लिए होगा, पूरी कंट्री के लिए होगा। तो अब इस यहाँ पर वर्ड जुड़ गया माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे। छोटे लेवल पे मतलब एक पर्सनल इंडिविजुअल कंज्यूमर के फॉर्म है। ठीक है, इंडिविजुअल कंज्यूमर के फॉर्म में मैं वीडियो देखने गया था कि चालू है कि नहीं। ठीक है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, देख एक पर्सन है, ठीक है, हंसता हुआ एक पर्सन है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, उसने कोई डिमांड करी, उसको क्या नीड है, किस चीज़ की ज़रूरत है। अब वो चीज़ कौन डिसाइड, वो चीज़ किसके अंदर आ जाती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ये होता है बेसिकली शॉर्ट में माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट आज हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अब मैक्रो की जगह तो इसमें आई की जगह ए लगा दो, बस एक अल्फ़ाबेट बदलने से कितना चेंज आता है। अभी यहाँ पर सिर्फ जब माइक्रो में हम सिर्फ एक पर्सन पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर हम एक कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे। कम्युनिटी में बहुत सारे लोग होते हैं, मल्टीप्लाई 200 कर दो, ठीक है, ऐसे कर दो। या एक कम्युनिटी के बारे में जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत सारे डिमांड्स होते हैं। किसी एक पर्सनल कंज्यूमर पे ऊपर डिपेंड नहीं होता ये पूरी कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पूरे घर वालों को क्या कहते हैं, चावल पसंद है तो तुम अकेले रोटी खाओगे तो पर प्रोडक्शन घर में चावल ही बनेगा। भाई तुम्हारी अकेले की कोई इज्जत नहीं है घर में। ठीक है, जो घर वाले बोलेंगे वही करना पड़ेगा। उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो भी कम्युनिटी, कंट्री, स्टेट या कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है, ठीक है, वो एक जैसे डिमांड करते हैं, किसी चीज़ की डिमांड करती है, तो वो पूरी कम्युनिटी के हिसाब से चलेगा या पूरी कंट्री के हिसाब से चलेगा। अगर पूरी कंट्री में गेहूं की खेती ज़्यादा होती है और उन्हें रोटी खाना पसंद है, तो सीधी सी बात है, वो गेहूं का ही प्रोडक्शन करेंगे। अब तुम्हें खानी है गेहूं की रोटी और प्रोडक्शन तुम मक्के का करोगे या चावल का करोगे, तो वो चीज़ बेनिफिट नहीं होगा ना, तुम तक ही है। 4 लोग खा लेंगे 100 में से, पर बाकी तो 96 लोग हैं वो नहीं खाएंगे। उनको तो क्या चाहिए? रोटी चाहिए। तो पूरी कम्युनिटी के हिसाब से चलते हैं, उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देखने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेट। हाँ भाई, देखो, जैसे कि अभी मैंने जैसे बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी इकोनॉमिक इश्यूज। किसके बारे में पढ़ते हैं? इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के लेवल पर
किसके लिए? एज अ होल, यानी सभी के लिए। ठीक है, इसका बेसिक सा मतलब है कि ऐसी इकोनॉमिक्स या ऐसा अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये होता है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये होता है कि जो होल लेवल पे काम करे, होल लेवल में सभी के लिए काम करे, जिससे हमारी इकोनॉमिक्स आ जाती है, जीडीपी आ जाती है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, वो मैं बता दूं, शायद तुम्हें पता भी होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा तुमने पढ़ा होगा, तुमने से डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा होगा, बट इसमें एक टर्म होता है, वैसे पढ़ा भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बेसिक सा टर्म है महंगाई। महंगाई को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? आसान भाषा में समझाता है इन्फ्लेशन क्या होता है। मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, एक ही मार्कर है, ठीक है, एक ही मार्कर है, और खरीदने वाले मेरे पास 4 ग्राहक आए, 4 कस्टमर आए, और उन्होंने बोला, 4 कंज्यूमर आए, तो उन्होंने बोला मेरे को एक चाहिए, मेरे को एक चाहिए, मेरे पास एक ही मार्कर है। तो वो अब चारों है आपस में क्या है, बोली लगाएंगे। सीधी सी बात है भाई, बोली लगाएगी, बोली लगाई जाएगी। अब चारों को पसंद है, चारों के पास इक्वल डिमांड है, इक्वल डिमांड है, तो जाएगा किसके पास? जिसके पास पैसा ज्यादा होगा, या जो इसके सबसे ज्यादा प्राइस देगा। ठीक है, पैसे दीजिएगा। तो एक ने बोला 10, एक ने बोला 20, एक ने बोला, एक ने बोल दिया 100 वाले को मैंने दे दिया। तो इस तरीके से ही महंगाई बढ़ती है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जब सामने वाला बंदा बोली नहीं लगाता तो क्या करता है, दुकानदार या बेचने वाला रिटेलर होता है, या फैक्ट्री, या जो भी बेचता है सामान को, ट्रेड करता है, तो वो क्या करता है, अपने आप प्राइस को हाई करता है, क्योंकि उसको पता है लोग खरीदने वाले ज्यादा है। जैसे गोल्ड एक असली मतलब जैसे डायमंड है, डायमंड भी एक पत्थर है, पर वो सबसे ज्यादा महंगा क्यों है? क्योंकि सीधी सी बात है, उसकी क्वांटिटी कम है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से उसके प्राइस इतने हाई हैं। इसलिए इन्फ्लेशन इसे कहते हैं। सेकंड है हमारे पास डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है जिसमें डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है। ये तब होता है जैसे उसने आए एक ही ब्रांड, जैसे कैंपा है, कैंपा का तुमने ब्रांड देखा होगा, जो हमारे अंबानी साहब के हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, कैंपा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, पर ऑलरेडी हमारे मार्केट में कोका कोला, पेप्सी और उसके अलग अलग ब्रांड्स थे। ठीक है, तो उनको क्या है, डिफ्लेशन का सामना करना पड़ा। अब उन्होंने सप्लाई तो बहुत ज्यादा कर दी, बट जब डिमांड ही कम है, ऑलरेडी उनके पास है प्रोडक्ट, तो वो क्यों खरीदेंगे? तो उन्होंने क्या करा, सीधी सी बात है, जैसे इन्होंने जियो में करा था, फ्री में या डिस्काउंट्स में इन्होंने प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। जो चीज़ 20 रुपए की थी उन्होंने 10 रुपए की कर दी, जो 10 की थी वो 7 की कर दी। तो ऐसे ऐसे प्राइस गिरा दिए, जिस वजह से लोगों ने क्या किया, जबरदस्ती खरीदने लग गए। तो इसको ही कहते हैं डिफ्लेशन, जहाँ पैसों का जैसे प्रोडक्ट की वैल्यू गिर जाती है। ठीक है, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, बेसिक डिफरेंस यानी उनके 6 बेसिस होते हैं, 3 अभी लिखवाए, 3 इसके बाद लिखूंगा। ठीक है, फर्स्ट है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था, पर थोड़ा और पढ़ लेते हैं। स्टडी प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, अ हाउसहोल्ड, अ फर्म एंड इंडस्ट्री। इन सबके आगे एन क्यों लगा है? क्योंकि इसका बेसिक का मतलब है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में उन प्रॉब्लम की स्टडी की जाती है जो एक इंडिविजुअल के लिए हो, यानी एक आदमी के लिए हो, एक आदमी के लिए हो, एक हाउसहोल्ड, एक घर के लिए हो, एक फर्म के लिए हो, या एक इंडस्ट्री के लिए हो। ठीक है, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में इस चीज की स्टडी की जाती है। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, वो एज अ होल काम करती है। ठीक है, स्टडी प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, यानी इंडस्ट्री के लिए भी काम करेगी, सभी तरीके की इंडस्ट्री के लिए काम करेगी, सभी तरीके के फर्म के लिए काम करेगी। एक तरफ से जनरल चीजों को लेकर चलती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी फर्म खराब है और 4 अच्छी फर्म चल रही है तो तुम्हारे लिए अलग से करेंगे, नहीं। जो पांचों फर्म होगी उन सभी को वो एक लेवल पे ले मानेगी। ठीक है, या उसमें कोई प्रॉब्लम होगी सभी को मिला के, जैसे मोनोपोली हो गई, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, मोनोपोली हो गई, और जैसे मोनोपोली हो गई, डुओपोली हो गई। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, certain variables are assumed to be constant in microeconomics whereas they assume to be change in macroeconomics। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स क्या होते हैं, अज्यूम कर लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट होते हैं, बट क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला है कि हमारा टोटल आउटपुट यानी टोटल प्रोडक्शन या टोटल एम्प्लॉयमेंट। टोटल वाली बात है, सबको लेके चल रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो चेंज होंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो कांस्टेंट ही रहेंगे। वेरिएबल्स है पर वो कांस्टेंट ही रहेंगे।
ठीक है। वही हमारे पास है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि कुछ वेरिएबल्स कांस्टेंट माने जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, बट वो क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में चेंज हो जाते हैं। तो वो कौन से हैं? तो वो है जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट या इनकम इज टेकन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या आउटपुट, ठीक है। अब आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सबको तो एक जैसा आउटपुट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, नहीं होता, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो कांस्टेंट रहते हैं, इंडिविजुअल के हिसाब से कांस्टेंट रहते हैं, बट वो क्या बट वही क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रल इश्यूज क्या होता है? बेसिकली जो भी हमारे केंद्र सरकार या कंट्री लेवल या वर्ल्ड लेवल जो हमारा पूरी अर्थ है, उसका सबसे बड़ा इश्यू ही हमारा ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज इतने लिमिटेड हैं, बट पॉपुलेशन और उसकी डिमांड करने वाली चीज लोग बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये अब रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, बट वही हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है। और लिमिटेड रिसोर्स, सीधी सी बात है, अगर मैं इस बुक में नॉर्मली एक पेन है हमारे पास, ऐसे मेरे को 10 मार्कर है, खरीदने वाले 20 है या 11 भी हैं, तो कैसे पूरा कर सकते हैं? 10 को ही दे सकते हैं हम, 11 को तो दे नहीं सकते, तोड़ के तो नहीं देंगे ना, ठीक है। तो ये इशू है, तो उस चीज को कैसे हम यूज करते हैं या कैसे उसको मैनेज करते हैं, वो चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाता है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिटरमिनेशन ऑफ द ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द सेंट्रल इशू। अब क्या है ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट कैसे करते हैं, मतलब कितना करना चाहिए, कि लोगों की डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट बेसिकली, अब सीरीज रोजगार है तभी तो, हाँ रोजगार है तभी तो आगे प्रोडक्शन बढ़ेगी, सीधा लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन पावर बढ़ेगी तो सप्लाई ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात है मार्केट इक्विलिब्रियम लेवल पे बना रहेगा। डिमांड बढ़ जाएगी या सिर्फ सप्लाई बढ़ जाएगा, तो या तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा या डिप्रेशन आ जाएगा, यही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? बेसिकली इनके क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से वेरिएबल्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से वेरिएबल्स हैं? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होते हैं इट इज यूज वेरिएबल्स सच एज कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड और प्रोड्यूसर की सप्लाई, ठीक है। कंज्यूमर की डिमांड और प्रोड्यूसर की सप्लाई, बेसिकली कंज्यूमर जो डिमांड करता है उस चीज की सप्लाई बढ़ती है, और जिस चीज की सप्लाई बढ़ती है यानी उस चीज की मार्केट के अंदर डिमांड है, ठीक है। तो बेसिकली अब इसको ना दो तरीके से देखा जा सकता है। एक कंज्यूमर के नजरिए से देखें तो तुम्हें किस चीज की नीड है, उस चीज के ऊपर मार्केट क्या है या प्रोड्यूसर क्या है, सप्लाई का प्रोड्यूस करता है। बट एक प्रोड्यूसर के नजर से देखा जाए तो वो उस चीज की सप्लाई करेगा या उस चीज को मार्केट में फैलाएगा जिसकी डिमांड ज्यादा हो, जिस पर प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ठीक है। तो ये भी एक नजरिया। अब तुम भी कोई दुकान खोलोगे या कोई फैक्ट्री चलाओगे तो तुम उसी चीज की करोगे फैक्ट्री, या उस चीज की फैक्ट्री लाओगे जिस चीज की डिमांड ज्यादा है, यानी जिस चीज में पैसा बहुत है, सीधी सी बात है, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ये एग्रीगेट डिमांड पर डिपेंड होता है। अब एग्रीगेट डिमांड क्या होता है भाई साहब? एग्रीगेट डिमांड, अब कहोगे एग्रीगेट डिमांड क्या है? तो एग्रीगेट डिमांड बेसिकली वो डिमांड होती है जो एक कम्युनिटी के थ्रू या एक संस्था के थ्रू या एक ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू करा जाता है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड उसे बोलते हैं। अगर जैसे मैंने बोल दिया मेरी कम्युनिटी है या मेरा मोहल्ला है या मेरा इलाका है, जो भी है, तो उसमें क्या है, अब जो भी मेरा एरिया है उसमें डिमांड है डेयरी मिल्क चॉकलेट की या कह सकते हो प्रोटीन की डिमांड है। तो बेसिकली अब वहाँ पे 1000 से या 1 लाख से ऊपर लोग रहते हैं, तो उनकी क्या है, सबकी डिमांड है प्रोटीन की। हाँ भाई मैं प्रोटीन चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो सीधी सी उस सभी की डिमांड को मिलाकर जो बनेगा उसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। ये होता है इसी भाषा में एग्रीगेट डिमांड। वही एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट। जब एग्रीगेट सप्लाई, जब बहुत सारे एग्रीगेट डिमांड में क्या था, बहुत सारे कंज्यूमर थे जो एक साथ डिमांड कर रहे थे। बट एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, बहुत सारे प्रोड्यूसर एक साथ सप्लाई करते हैं, ठीक है। उसको हम बोल देते हैं एग्रीगेट सप्लाई, समझ गए, ठीक है। बेसिक भाषा में ये है कि हमारे पास जो, अब सीधी सी बात है, वो लिमिटेड वेरिएबल्स होते हैं किसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। बट वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ज़्यादा मतलब जैसे इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स, इश्यूज
इन सबको भी ध्यान में दिया जाता है। बट इसमें क्या है, सिर्फ इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स में लिमिटेड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ही होते हैं। बट इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक इश्यूज, प्रॉब्लम्स जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया और भी ऐसी चीज, उन सब पे भी ध्यान दिया जाता है। तो बताता है इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट क्या होता है? इकोनॉमिक एजेंट जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अलग अलग एजेंट होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे वही है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, वही सारी चीजें, कोई अलग चीज नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो ही चीज पे डिपेंड होता है, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, बस। तो इनके इकोनॉमिक एजेंट क्या है? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ठीक है। ये फोकस किस पे करते हैं? फोकस ऑन पर्सनल गेन, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कंज्यूमर क्या चाहेगा कि कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन ले ले भाई, जितनी हम अपनी डिमांड को पूरा कर सके। पर प्रोड्यूसर क्या चाहता है? पैसा ही पैसा हो, ठीक है, बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, ठीक है। तो पैसों में डूबना चाहता है प्रोड्यूसर और पैसों को बचाना चाहता है कंज्यूमर, ठीक है। यही होते हैं उनके इकोनॉमिक एजेंट, ठीक है। हंसी मजाक की बात है, सीरियस मतलब पेपर में मत लेके आना कि प्रोड्यूसर कौन है, हाँ भाई पैसों में डूबने वाला, देखो। फिर उसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से उसके एजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा आरबीआई। ओए होए, आरबीआई हमारा सबसे प्यारा साथी जो हमारे देश के सबसे ज्यादा करीब है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे सेबी है, ट्राई है, ये सारे क्या है? इकोनॉमिक एजेंट है जो क्या करते हैं? मैक्रो लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। इनका फोकस क्या होता है? सोशल वेलफेयर, समाज का कल्याण, ठीक है। अब तुमने देखा होगा बजट कौन पेश करता है? आरबीआई। ये क्या है? ये बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए मनी सप्लाई को बढ़ाता है, कम करता है, और ये टेलीकॉम कंपनी के लिए है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या करते हैं? अब सीधी सी बात है भाई, समाज के लिए तो कोई तो सोचेगा ना। अब सारे बैंक क्या है जो प्राइवेट है, वो क्या चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे पास डिपॉजिट रखे, हम ज्यादा से ज्यादा लोन दे, जिससे हमारे क्या है? मनी मल्टीप्लाई होए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होए, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर होए। इकोनॉमिक्स में ये भी एक टॉपिक है, आएगा, ठीक है। तो बैंक्स, प्राइवेट बैंक तो यही चाहते हैं, बट वहीं आरबीआई है, कम से कम इंटरेस्ट पे ज्यादा ज्यादा लोन देते हैं, जिस वजह से क्या है? कंट्रोल करती है सारे बैंक को। हाँ भाई आ जाओ, सबको कंट्रोल करेंगे, सबके गले में रस्सी बांध कर सारे बैंकों को देना चाहती है आरबीआई। तो इस चीज पे अब ये क्या है? अब सीधा समाज के बारे में कोई तो सोचेगा, तो ये है संस्थाएं, कुछ संस्थाएं जो सोचती हैं, ठीक है। फिर उसका मेथड ऑफ स्टडी। हाँ भाई, ये छोटे छोटे टॉपिक है पर आते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ स्टडी, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये क्या है? पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, पार्शियल का मतलब क्या होता है? बायसनेस। हाँ भाई, एक तरफा, एक मिनट, हाँ, पार्शियल का मतलब क्या होता है? एक तरफा, एक तरफ से। अब मैंने बोल दिया, सीधी बात है, मेरी किसी से लड़ाई हुई, समाज में लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई तुम्हारे भाई ने पहले मारा, या तुम्हारे भाई की गलती है, तो तुम क्या करोगे? सामने का साथ थोड़ी दोगे, तुम तो पार्शियल हो जाओगे, भाई मेरा भाई गलत हो सकता है, भाई मैं भाई के साथ है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है? बेसिकली वो मेथड होता है जिससे हम माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसमें बेसिकली किसी एक कंपनी, एक फर्म या एक हाउस होल्ड के लिए हम एनालिसिस करते हैं कि उसको क्या चाहिए, क्या चीज़ उसको कमी पड़ रही है, ये सारी चीज़ें। बट वही हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल इक्विलिब्रियम, सीधी सा जनरल स्टडीज पता है। जनरल स्टडीज क्या होता है? जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेसिकली सभी मार्केट को एक जनरल लेवल पे एनालाइज करना, ठीक है, एवरेज निकालना एक तरफ से। तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ये होता है। तो आगे हम देखते हैं अब माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे टॉपिक। अगर इसमें से नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, फिर से एक वीडियो बना दो, शॉर्ट वीडियो, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में फिर से समझा देंगे। बट आगे हम देखते हैं इसके स्कोप्स क्या क्या होते हैं, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्कोप क्या क्या होते हैं और सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो जाना अगर गए भाई, स्कोप्स एंड सिग्निफिकेंस। स्कोप्स का मतलब है बेसिकली, स्कोप का मतलब होता है कि उसके कहाँ का यूजेस होते हैं, कहाँ का हम उसका उपयोग कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सिग्निफिकेंस यानी इसका महत्व क्या होता है। महत्व यानी इंपॉर्टेंस, इसको हम क्यों यूज करते हैं, इससे क्या फायदा मिल सकता है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम दूर हो सकती है,
ठीक है। प्रॉब्लम्स हमारे इकोनॉमिक्स में हमारे क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ को हम सॉल्व करने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, या एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले स्कूप्स बेसिकली स्कोप में सबसे पहला है हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखो, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम यानी जीडीपी, एनडीपी, या जैसे जीडीपी हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इन सभी को कैलकुलेट करने के लिए, इन सभी को एस्टिमेट करने के लिए, या इनकी वैल्यूज निकालने के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं, जिसमें हमारा पूरे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बेसिकली हमारे जो पूरी कंट्री में जो प्रोड्यूस हो रहा है, या सभी फर्म्स में क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, ठीक है, क्या एम्प्लॉयमेंट है, इन सभी का एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है, जीडीपी को एस्टिमेट करने के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड है हमारे पास थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम पता लगाते हैं, ठीक है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। थ्योरी ऑफ मनी, मनी क्रिएशन क्या होता है, ठीक है, या आरबीआई के थ्रू कम इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ठीक है, इस चीज़ को हम कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे कैसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे सेंट्रल बैंक कैसे लिंक करती है नॉर्मल जो कंज्यूमर्स हैं उनसे, किसके थ्रू करती हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनके थ्रू करती है, ठीक है। तो ये सारा है थ्योरी ऑफ मनी, जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होता है। फिर उसके बाद है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। जनरल प्राइस लेवल, अब जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, बेसिकली जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशनरी क्या होता है, इन्फ्लेशनरी का मतलब बेसिकली इन्फ्लेशन होना। अब जनरल प्राइस लेवल जब हाई हो जाता है, ठीक है, जब हाई हो जाता है तो सीधी सी बात है प्रोड्यूसर के पास एक्स्ट्रा पैसा जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा जाएगा तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करेगा, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी और पैसा उनके पास आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। वहीं डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, बेसिकली डिफ्लेशन तब आता है कि जब क्या है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो डिमांड कम करेंगे तो लोग क्या कहते हैं प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो प्रोड्यूसर क्या इन्वेस्टमेंट कम करेंगे या इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, तो सीधी सी बात है लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो डिफ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। रोल ऑफ गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, बेसिकली हाँ, जो गवर्नमेंट बजट का इम्पैक्ट होता है वो इकोनॉमिक पे कैसे पड़ता है या क्या पड़ता है, उस चीज़ को हम रोल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, वो या उसको शो करने के लिए हम चेक करते हैं। फिर एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट क्या होता है, जब मनी जो भी फॉरेन एक्सचेंज करते हैं हम वो किस रेट पे करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास डॉलर और किसी के पास डॉलर है वो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कराएगा तो उसका एक्सचेंज रेट क्या होगा। जैसे आपने देखा होगा कि हर न्यूज़ में कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है कि डॉलर का रेट फिर से इतना बढ़ गया या हमारे रुपीज़ की वैल्यू कम हो रही है, तो एक्सचेंज रेट का असर उसको पड़ता है, ठीक है। फिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई ट्रेड है, हमारे कंट्री के थ्रू किसी और कंट्री में कुछ चीज़ ट्रेड करी जा रही है तो उसमें कितना पेमेंट जाता है, उसमें बैलेंस शीट बनती है अकाउंट्स में, ठीक है, बैलेंस शीट बनती है, उसमें क्रेडिट डेबिट कैपिटल, उसमें दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, उस चीज़ पे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिखाता है। बेसिकली जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, ग्लोबल ट्रेड करते हैं, तो उस पर जितना भी पेमेंट करना होता है या पेमेंट रिसीव करना होता है। हाँ, समझ में आया स्कोप। फिर है हमारे पास सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस में डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमिक्स। डिस्क्रिप्शन, अब इसमें क्या है, एक तरह से डिस्क्राइब करते हैं या एक तरह से एक्सप्लेन करते हैं इकोनॉमिक्स को, ये क्यों महत्व था, हमारी जो इकोनॉमिक है उसको कैसे एक तरह से ऑफर्स एक तरह से डीप एनालाइज करना। डीप एनालाइज में क्या होता है, हमारे जीडीपी आ जाता है या स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, गवर्नमेंट बजट आ जाता है कि उसके अंदर क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो इसके मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिग्निफिकेंस होते हैं। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक तरह से एक रोड मैप तैयार करके देता है कि हमें ग्रोथ, जो हमारी कम्युनिटी है या एक तरह से कि हमारी जो कंट्री है उसका हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके से करें, लोगों की डिमांड क्या क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या क्या है, या इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें एक रोड मैप तैयार करके देता है जिसमें हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगी या एक तरह से इकोनॉमिक पे कैसे पड़ेगा।
ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक को हम स्टेबल बनाने के लिए, इक्विलिब्रियम लाने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस देखने के लिए, या हाँ कंट्री रिव्यू परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक, हाँ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। जैसे हमारी क्या है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, या एक तरह से जीडीपी बढ़ रही है हमारी, क्या है, हम इकोनॉमिक सेक्टर में सेकंड या फोर्थ लेवल पर है पूरे वर्ल्ड में। बट अगर देखा जाए, अब जब ग्राउंड लेवल की सच्चाई देखते हैं तो लोगों के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा, तो कोई फायदा नहीं है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस देखने के लिए, ठीक है, अब हमारे पास जितना भी बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जीडीपी, एक तरह से जो बजट है, गवर्नमेंट बजट है, या जितना भी हमने ट्रेड करा है उसको रिवील करने के लिए, या उसका बजट देख 12 बजट क्या रहा भाई, हाँ 1 मिनट, हाँ बीओपी में क्या, बीओपी स्टेटस क्या होता है? बीओपी स्टेटस का मतलब होता है बेसिकली जो भी हम ग्लोबली ट्रेड करते हैं उससे कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितनी हमने एक्सपोर्ट करी, कितने हमने इंपोर्ट करा, ठीक है। तो वो सारा का सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस में आ जाता है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, जो उसका बताता है। फिर हमारा प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, जो भी हमारी पॉवर्टी की प्रॉब्लम होती है, इसमें हमारे अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इसका हम इसको हम सही करने के लिए क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स मॉडल्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल्स तैयार करते हैं, ठीक है, जो पूरी कंट्री में, जैसे बहुत एक है केनेसियन मॉडल, एक है क्लासिकल कंडीशनिंग, तो ऐसे ही बहुत सारे मॉडल्स तैयार करे जाते हैं या तैयार होते हैं, उनका यूज करके पॉवर्टी की प्रॉब्लम और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हटाते हैं, ठीक है। फिर है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जैसे हमारे क्या है, हाँ एग्रीगेट डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, डिमांड हो गया, टोटल आउटपुट हो गया। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी को फॉर्मुलेट कराते हुए बनाया जाता है, ठीक है, या चेंज करा जाता है, मैनेज करा जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है। तो ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिग्निफिकेंस। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। इंस्टाग्राम पे देखते हो फॉलो कर लेना, फेसबुक को देखते हो तो फॉलो कर लेना, और कहीं भी वीडियो दिखे तो कमेंट करो कि आपको क्या समझ में आया, ठीक है। नहीं आया तो वो तो बता ही देना, जो आ गया वो बता देना, ताकि मेरे को भी अपनी स्ट्रेंथ वगैरह पता चले और तुम्हें मैं और बेटर एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है।